वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? तबीयत से ठीक है? शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, ख़ातमुन नबिय्यीन पर। और इसके साथ देखिए ना, आज जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर होगा 13वां लेक्चर होगा आज हमारा, और ये चैप्टर नंबर 7 का थर्ड लेक्चर है। यहाँ पे हम देखेंगे, अगर आप कोई भी मेरा लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे लर्न बायोलॉजी विद जुल्करनैन और लिख देंगे फर्स्ट लेक्चर। पहले जो 10 लेक्चर हैं वो चैप्टर नंबर 1 के ऊपर बने हुए हैं, और 11, 12 यानी 11, 12 और 13, 11, 12 और 13 ये चैप्टर नंबर 7 के ऊपर लेक्चर बने हुए हैं। बाकी इसकी प्लेलिस्ट जब बनाएंगे तो फिर उसमें जो है उनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटीपी। कल हमने उस पर थोड़ी सी बात की थी, लेकिन आज हम उसको जरा डिटेल के साथ बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द एटीपी, ये जरा हम चलेंगे ऊपर। स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी, मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सोर्स, सबसे बड़ा एनर्जी का जरिया है। इसके बगैर कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट, माइक्रोब्स, ये इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। एनर्जी विल बी गेट बाय एटीपी, एटीपी से एनर्जी हासिल की जाती है एंड स्टोर इनटू डिफरेंट पार्ट्स, और मुख्तलिफ किस्म के हिस्सों में इसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। अगर हम देखें मैक्रो मॉलिक्यूल, जितने भी बड़े मॉलिक्यूल हैं उनका सबसे बड़ा ये क्या है, जरिया है। यहाँ पे हम देखेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वजन ज्यादा होगा, लाइक द डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। व्हाट डू यू नो अबाउट द डीएनए? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर अगर हम देखते हैं कि आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और उसके बाद है प्रोटीन। प्रोटीन हमें जो है ना मुख्तलिफ किस्म के सीरियल, दालों के अंदर मिलती है, हमें मीट गोश्त से मिलती है, और इसके अलावा हमें एग के अंदर जो यॉक जर्दी होती है वहां से हमें प्रोटीन मिलती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मेजर सबसे बड़ा एनर्जी का क्या है, जरिया। ट्रांसमिशन ऑफ द एनर्जी, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, ये अहम किरदार अदा करते हैं नर्व इंपल्स को ट्रांसपोर्ट करने में वन प्लेस टू द अदर प्लेस, जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हाथ लगाते हैं जो गर्म होता है, फिर भी एनर्जी इंपल्स ट्रांसफर होती है। हम जमीन पर चल रहे हैं, हमें जमीन गर्म लगती है, तो उनको ट्रांसपोर्ट करने में बड़ा अहम किरदार होगा। और अंदर पूरी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, और ये क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस है एंडोसाइटोसिस, द केमिकल रिएक्शन या प्रोसेस हम बोल सकते हैं सेल के अंदर मटेरियल का खाना, या जो एक्स्ट्रा मटेरियल जैसे लाइका हम रेड ब्लड सेल को कह देते हैं, और इसी तरह जो है उससे बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। फिर जब वो मटेरियल बन गया, जो एक्स्ट्रा मटेरियल था, जो फालतू था, जो बेकार था, उसको सेल से बाहर निकालने में तो एनर्जी क्या होगी, यूटिलाइज होगी, एनर्जी इस्तेमाल होगी। तो एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। स्ट्रक्चर ऑफ द एटीपी, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें एटीपी के, तो एटीपी का स्ट्रक्चर जो है ना, हमें उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, तो हम देखते हैं ईच एटीपी मॉलिक्यूल हैज 3 सब यूनिट। तो एक एटीपी के मॉलिक्यूल के 3 पार्ट्स होंगे, 3 सब यूनिट्स होंगे। कौन कौन से हो सकते हैं, यहां हम देखेंगे एडेनिन डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन होगा, डबल रिंग होगा, नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच होगी। फिर क्या कहते हैं, राइबोज 5 कार्बन शुगर, 5 कार्बन शुगर होगी, राइबोज होगी। फिर उसके बाद कहते हैं 3 फॉस्फेट ग्रुप्स इन अ लीनियर चेन, एक लीनियर चेन के साथ ये अटैच होंगे, और जिस बॉन्ड के जरिए अटैच होंगे, जो मॉलिक्यूल इनको, जो बॉन्ड इनको अटैच करेगा इन मॉलिक्यूल्स को, उसे हम बोलेंगे टेल्डी बॉन्ड। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे P1 यानी फॉस्फेट का एक ग्रुप, ये टेल्डी बॉन्ड आ गया यहाँ पे, फिर फॉस्फेट का दूसरा ग्रुप, फिर यहाँ पे टेल्डी बॉन्ड आ गया, फिर फॉस्फेट का नेक्स्ट ग्रुप। तो अगर हम देखें फॉस्फेट ग्रुप, ये 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। फिर हम देखते हैं ये अटैच विद राइबोज, ये जुड़ गया राइबोज के साथ, ये 5 कार्बन, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। तो ये कॉर्नर जो बने हुए हैं ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कार्बन को। आप आगे हम चलते हैं एडेनिन के बारे में, तो कहते हैं कि एडेनिन क्या होगा, एडेनिन डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस होती है। यहाँ पे देखें एडेनिन, यहाँ पे ये मौजूद है। अगर हम बात करें एडेनोसिन की, एडेनोसिन, तो एडेनोसिन क्या होगा, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट यानी AMP, व्हेन AMP ज्वाइंड विद अदर मॉलिक्यूल ऑफ द AMP, AMP और AMP आपस में मिलेंगे तो ADP बना देंगे, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट ADP। और जब ADP और AMP आपस में मिलेंगे तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना देंगे। कहने का मकसद ये है कि बताने का मकसद, यहाँ पे देखें AMP दिस ग्रुप ऑफ एडिनोसिन कंटेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट, फॉस्फेट का एक ग्रुप रखते हैं। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यहाँ पे फॉस्फेट के 2 ग्रुप होंगे।
होंगे, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। सॉरी मैंने ग्रुप का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे कहते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होंगे वो होंगे फास्फेट के 3। तो अगर हम देखें यहाँ पे बात करें तो इनके मॉलिक्यूल जो आपस में जुड़े हुए थे, ये जिस मॉलिक्यूल के उसे नाम देंगे इसका टैटनी बॉन्ड के जरिए एटीपी। अगर जब एटीपी का एक मॉलिक्यूल टूटता है, कल मैंने जो डिस्कस किया था, मैंने कहा था नेक्स्ट बात करेंगे, आज मैंने रिव्यू दे दिया पिछले लेक्चर का। साथ ही हम देखते हैं एटीपी प्लस वाटर मॉलिक्यूल जब ये आपस में मिलेगा इट कन्वर्ट्स इनटू द एटीपी, एटीपी में कन्वर्ट होगा। इसके साथ फास्फेट का एक ग्रुप यहां से रिलीज होगा, प्लस एनर्जी रिलीज होगी। कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। अगर हम नेक्स्ट बात करें जो एटीपी था, अगर इसको देखें एटीपी को हम यहां पर ले आए, अभी अब यहां पर लाए तो एटीपी प्लस वाटर मॉलिक्यूल इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द एएमपी। तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये एएमपी में, और प्लस फिर वही पाई बॉन्ड या फास्फेट ग्रुप वहां से अटैच होगा, डीटैच होगा सॉरी, और यहां पे एनर्जी भी रिलीज होगी। कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 7.3 किलो कैलोरी या फिर 7300 कैलोरी। तो यहाँ पे जब ये एएमपी दोबारा से यहाँ पे जब इसको ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा, फिर यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल नहीं बचा, एनर्जी रिलीज होगी, फास्फेट ग्रुप भी यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ 7.3 किलो कैलोरी पर मोल यहाँ से एनर्जी क्या होगी? हमें फिर प्रोड्यूस होगी। सेल यूज एनर्जी, सेल क्यों इस्तेमाल करते हैं एनर्जी को? सेल यूज एनर्जी टू बिल्ड एटीपी, क्या बनाने के लिए? एटीपी को बनाने के लिए, एटीपी में बात कर रहे हैं वो। सेल यूज एनर्जी टू बिल्ड एटीपी फ्रॉम एडीपी, कहते हैं कि जो एटीपी बना एडीपी और एडीपी, कहते हैं एडीपी और एडीपी आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? एटीपी की तरह फ्रॉम एएमपी, और कहते हैं इट्स स्टोरिंग एनर्जी एज वी पुट मनी इन अ बैंक। इस तरह ये एनर्जी स्टोर करते हैं। एटीपी जो है ना बनेगी एडीपी और एएमपी के, और कहते हैं कि अगर एएमपी और एटीपी आपस में मिलेंगे तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना देंगे, या फिर एडीपी और एएमपी मिलेंगे तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या फिर कहता है कि एटीपी उसमें से जो है ना उसमें एडिशन हो जाएगा एएमपी का, तो इसी तरह क्या बनेगा? मॉलिक्यूल बनेंगे कौन से? एटीपी के। तो यहाँ पे दोबारा देखेंगे एटीपी फ्रॉम एडीपी, एटीपी बना कहां से? एडीपी, फिर कहते हैं एडीपी फ्रॉम एएमपी, एडीपी से क्या बन गया? एएमपी। स्टोरिंग एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करते हैं एज वी पुट मनी इन अ बैंक, किस तरह स्टोर करते हैं? जैसे कि हम बैंक के अंदर मनी स्टोर करते हैं। व्हेन वी यूटिलाइज द फूड, जब हम फूड को खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं, खा के जिस्म में लेके जाते हैं, इट विल बी कन्वर्ट इनटू द एटीपी, एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है वो, और डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। फिर उसके साथ अगर एक मॉलिक्यूल एएमपी का मिलेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा वो एटीपी में, और एटीपी अगर जब टूटेगी तो कन्वर्ट हो जाएगा वो एडीपी में। तो अगर नेक्स्ट चलते हैं हम, तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज द फोटो? फोटो मींस लाइट। लाइट से सिंथेसाइज मतलब कोई भी ऐसी चीज तैयार करना लाइट के जरिए तैयार करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन होंगे, जो मॉलिक्यूल हमें चाहिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए, पहले जो है ना हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस? कहते हैं फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस, ऐसा अमल है सिंथेसाइज ग्लूकोज, जिसमें ग्लूकोज को तैयार किया जाता है फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से तैयार कर रहे हैं हम, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं एंड वाटर मॉलिक्यूल, और इसके साथ साथ पानी का होना जरूरी है। यानी कि सिंथेसाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर मॉलिक्यूल एंड लाइट इज एसेंशियल। रोशनी जरूरी होगी, एसेंशियल होगी, तो सूरज की रोशनी का होना जरूरी है, और ये फोटोसिंथेसिस डे टाइम में होती है, दिन के वक्त होती है। दोबारा देखेंगे, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस सिंथेसाइज ग्लूकोज फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस, पानी की मौजूदगी में, ऑफ सनलाइट, साथ ही उसके सूरज की मौजूदगी, एंड क्लोरोफिल, और साथ ही किसकी मौजूदगी हो? हमारे पास क्लोरोफिल की, विद ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। तो ऑक्सीजन बनेगी, और साथ ही उसके जो हमें बाई प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन ज्यादा मिकदार में होती है, जितनी चाहिए होती है वो अपने लिए रख लेता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा होती है बाय द हेल्प ऑफ द स्टोमेटा के जरिए उसे बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि दिन के वक्त स्टोमेटा ओपन होते हैं, गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, मेसोफिल सेल के अंदर गार्ड सेल में जो परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इज हाई होती है, जिसकी वजह से पानी, यानी कि हम ये बात पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 के अंदर, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ज्यादा मॉलिक्यूल जो है ना किसकी तरफ आते हैं? कम की तरफ आते हैं। अगर सॉल्यूशन हाइपोटोनिक हो जाए, यानी कि द कंसंट्रेशन ऑफ द फ्लूइड इज हायर एंड द सॉल्वेंट इज लो, तो सॉल्वेंट की परसेंटेज कम होगी, तो मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे? दिन के वक्त जो है ना उसकी तरफ रश करके स्टोमेटा ओपन होंगे,
तो जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा हमारे पास पौधों के पास जो ऑक्सीजन होगी वो रिलीज कर दी जाएगी, और ये सिर्फ दिन के वक्त होगा। चंद एक पौधे ऐसे हैं जो रात के वक्त जो है ना फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में अगर हम देखें तो तमाम के तमाम पौधे दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस करते हैं। सिंथेसाइज इज कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन, ये एक तामीरी अमल है। इसमें क्या किया जाता है, चीजें तैयार की जाती हैं, ये अपने अंदर फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो अपने अंदर चीजों को यानी कि मॉलिक्यूल को स्टोर करते हैं, कार्बन को यूटिलाइज करते हुए ग्लूकोज को अपने अंदर स्टोर करता है, और स्टोर करने के बाद इसको वो कन्वर्ट करता है किसकी शक्ल में, फ्रूट की शक्ल में, फ्लावर की शक्ल में, सीड की शक्ल में, और उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर उसकी जो शाखें हैं, ब्रांचेज हैं, स्टेम है, उसमें इजाफा होता है, उसकी ग्रिप, उसकी मोटाई के अंदर, उसके डायमीटर के अंदर इजाफा होता है, उसकी लेंथ में इजाफा होता है, ये फोटोसिंथेसिस की वजह से होगा। सिंथेसाइज इज अ एनाबॉलिक रिएक्शन, इसको एनाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। बिल्डिंग यानी तामीरी अमल, इसमें क्या किया जाता है, चीजों को तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, और इसको यूटिलाइज करके, इस्तेमाल करके अपनी जो है ना परसेंटेज को बढ़ाया जाता है। सम अलजी, कुछ अलजी भी थे, कुछ बैक्टीरिया थे। कहते हैं एंशिएंट टाइम, पहले दौर के अंदर, जो पहले वाले दौर में, प्लांट से भी पहले, तो कहते हैं कि सम अलजी एंड बैक्टीरिया डू फोटोसिंथेसिस इन अर्ली लाइफ। शुरू के दौर में, जो शुरू की जिंदगी थी, उस लिहाज से कहता है कि बैक्टीरिया और अलजी थे जो पहले फोटोसिंथेसिस करते थे। प्लांट की जो एवोल्यूशन हुई, जो बाद में उसकी जो है ना वजूद में आए, एवोल्यूशन हिस्ट्री के बाद प्लांट उसके बाद जो है ना आए। तो पहले क्या थे हमारे पास, अलजी और बैक्टीरिया थे, जैसे साइनोबैक्टीरिया एग्जांपल है हमारे पास। तो कहते हैं कि प्रोटिस्ट एंड प्रोकैरियोट्स आर द एंशिएंट, पहले टाइम के जो है ना क्या थे हमारे पास, सिंथेसाइजर थे जो फोटोसिंथेसिस करते थे। अगर हम इक्वेशन की बात करें तो देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये हमारे पास बन गया C6H12 प्लस O2 प्लस हमारे पास आ गया जी H2O। अगर हम इसको, मैं इसको रेज करूं, यहाँ पे देखें इक्वेशन किस तरह बैलेंस होगी। तो अगर हम थोड़ी सी बात यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे हमें जो है ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। देखें यहाँ पे कार्बन 6 है, तो यहाँ पे कार्बन 6 को देखने के लिए यहाँ पे लगाया हमने 6। तो अगर हम यहाँ पे देखें वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे कितने हैं, 12, यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 2। अगर हम यहाँ पे 12 लगाएं तो ये हो जाएगा हमारे पास 24, ये हमारे पास कितने हैं 12, और ये हमारे पास है 2, तो 14 हो गए। अगर हम यहाँ पे 6 लगाएं ये हमारे पास हो गए 12 और 12 कितने हो गए हमारे पास 24, ये भी हमारे पास 24। अगर इसके साथ हम मल्टीप्लाई करें, इसको देखें तो 12 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या है O भी इस तरह, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो ये इसके साथ हो जाएंगे 12, और ये भी 12, कितने हो गए हमारे पास 24। यहाँ पे हमारे पास कितने हैं 6, और ये हमारे पास कितने हैं 2 है। तो अगर यहाँ पे हम 6 लगाएं तो ये हो जाएंगे 12 प्लस 6, ये हमारे पास हो गए 18, और 6 हमारे पास हो गए 24। यहाँ पे देखें 12 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो 12, और यहाँ पे भी 12 मल्टीप्लाई बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये भी हमारे पास हो गया 12। तो इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, ये हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, और ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल। अब हम देखते हैं कि पानी और जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह प्लांट जो है ना अपटेक करते हैं, किस तरह उसको हासिल करते हैं, इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ टेक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे मैंने इसको मेंशन कर दिया है रिंग डाल के, ताकि राउंड शक्ल में, ताकि आपको जो है ना इसकी समझ आ जाए। H2O मैंने लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, इज कहते हैं कि इन सॉइल एब्जॉर्ब, कहते हैं पानी जो है ना एब्जॉर्ब किया जाता है, कहते हैं रूट्स एंड रूट हेयर, रूट से और रूट हेयर से। तो इसको एब्जॉर्ब करने के जो है ना रूट हेयर कहते हैं कि थ्रू ऑस्मोसिस, किसके जरिए, ऑस्मोसिस के जरिए। तो ऑस्मोसिस क्या होती है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन बाय द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए। तो यहाँ पे देखेंगे H2O ट्रांसपोर्ट टू द लीव, फिर इनको भेज दिया जाता है किसकी तरफ, लीव की तरफ, पत्तों की तरफ, थ्रू द जाइलम वेसल, जाइलम वेसल के जरिए ये वाटर कंडक्टिंग जो है ना टिश्यूज हैं, ये क्या करते हैं पानी को जमीन से रूट से, जब रूट और रूट हेयर एब्जॉर्ब करती हैं तो इसको कंडक्ट करने में जिसका किरदार होता है वो है जाइलम वेसल यानी कि जाइलम टिश्यू। तो अब अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह अपटेक की जाती है, तो कहते हैं कि एयर कंटेंटर, जब हवा दाखिल होती है इनटू द लीव, पत्तों के अंदर, बाय द टिनी पोर, छोटे छोटे सुराखों के जरिए, स्टोमेटा कहते हैं कि
इनटू कहते हैं एयर स्पेसिस ये रीच हो जाएगी, पहुंच जाएगी रीच इनटू द एयर स्पेसिस उन खलाओं के दरमियान अराउंड द मेसोफिल सेल, उन खलाओं के दरमियान जो मेसोफिल सेल के दरमियान गैप है। और कहते हैं कि एयर स्पेसिस अराउंड द मेसोफिल सेल कार्बन डाइऑक्साइड गेट एब्जॉर्ब्ड बाय द टिनी लीफ, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, टिनी लेयर सॉरी थिन लेयर, और कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गेट एब्जॉर्ब, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा बाय द थिन लेयर, छोटी सी एक बारीक सी परत थिन लेयर के जरिए H2O सराउंडिंग द मेसोफिल सेल, जो इर्द गिर्द मेसोफिल सेल के गिर्द जो पानी मौजूद था उससे पानी कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के जरिए क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। फ्रॉम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू द मेसोफिल सेल, और यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होके कहां चली जाएगी, मेसोफिल सेल में चली जाएगी। व्हाट इज द डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, जबकि ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल हायर टू लोअर कंसंट्रेशन बाय द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हम चलेंगे यहां पे देखेंगे, अगर हम एक लीफ की बात करें तो लीफ के अंदर जो अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो उसके टोटल सरफेस एरिया में अगर उसका बहुत बड़ा यानी कि साइज है तो उसमें सिर्फ 1 से 2% यानी परसेंटेज ऑफ स्टोमेटा ऑन लीफ टोटल सरफेस एरिया, जितना पत्ते का सरफेस एरिया होगा, लीफ का सरफेस एरिया होगा, उसमें सिर्फ 1 से 2% क्या होंगे, स्टोमेटा होंगे। बाकी उसकी जो स्किन है, जो उसकी अपर लेयर है वो क्लोज होगी, बंद होगी, उसमें पोर्स मौजूद नहीं होंगे, यानी स्टोमेटा मौजूद नहीं होंगे। तो यहाँ से ये एमसीक्यूज आ गया आपका। ओवरव्यू देखते हैं यहाँ से एक मर्तबा, तो हम इसकी ये मेजर एनर्जी करेंसी है, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हो गया, इसके क्या क्या फंक्शन है, ये फंक्शन आ गया, उसके स्ट्रक्चर ऑफ द एटीपी आ गया, ये एटीपी का स्ट्रक्चर आ गया, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू और लॉन्ग भी बनता है ये, फिर यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन है सारे और एमसीक्यू भी यहाँ से लेंगे, टेंटी बॉन्ड भी यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू। सेल एनर्जी भी क्यों जरूरी होता है, एनर्जी क्यों बनती है, तो यहाँ पे एटीपी क्यों बनती है और क्यों जरूरी है, कि हम इसको जितना खाएंगे, जितना उसको इस्तेमाल करेंगे फूड को, वो कन्वर्ट हो जाएगी एटीपी में और वो स्टोर हो जाएगी हमारे जिस्म के अंदर, जैसे हम रकम को बैंक के अंदर स्टोर करते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखें तो यहाँ से ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ये एनाबॉलिक रिएक्शन है, शुरू के दौर में अल्जी और फिंजाई करते थे, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू। ये इक्वेशन मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आपसे कह दें राइट अ नोट ऑन फोटोसिंथेसिस तो आप साथ उसकी इक्वेशन भी लिखेंगे। इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड शॉर्ट क्वेश्चन, इनटेक ऑफ अपटेक ऑफ कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू भी। और ये मोस्ट रिपीटेड हमारे पास एमसीक्यू है कि जो पत्ते की सतह है, द सरफेस एरिया ऑफ द लीफ, यानी पत्ते की सतह पर हाउ मेनी स्टोमेटा आर प्रेजेंट, तो कितने स्टोमेटा होते हैं, 1 से 2% होते हैं। इसके साथ ही आज हमारा लेक्चर जो है ना वो खत्म हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। आपसे फिर एक मरतबा रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। और इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँच सकें। जज़ाकल्लाह।